हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस और हमने कुछ क्वेश्चंस या एप्लीकेशंस को देखा था। दैट इज़ ये वाली चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। सॉलिड इनफिनाइट सिलेंड्रिकल वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था और फिर हमने उसके ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, इनसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं और ये एक एडवांस की एक और छोटी सी चीज़ है। हमारे पास एक थिक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ये शीट है थिक इनफाइनाइट और उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो थिक इनफाइनाइट शीट, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक शीट है और ये थिन है बहुत, ऐसे ही ये बहुत मोटी शीट है और इनफाइनाइट है, लंबी। ठीक है, तो उसके जस्ट बाहर, जैसे मान लीजिए ये शीट हो बहुत लंबी, इतनी मोटी शीट हो और उसके यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम करते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे बहुत मोटी इनफाइनाइट शीट है ऐसे, और ये एक कॉमन एक्सिस मान लेते हैं इमेजिनरी, और इसकी जो थिकनेस है शीट की वो हम डी मान लेते हैं, ये डी थिकनेस है शीट की। ठीक है, और इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सॉलिड बन गई ना, इसीलिए ये रो से डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज़ है आउटसाइड द शीट, शीट के बाहर, आउटसाइड द शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी होगी वो तो हम जानते हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैं एक ऐसे सिलेंड्रिकल वायर बना लेता हूँ, या किसी भी डिस्टेंस आर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम जानते हैं, ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है। हमने पढ़ा है कि एक शीट के बाहर, वो थिन हो या थिक हो, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं एक अंदर की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ ऐसे, सच दैट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये आर डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ है इनसाइड द वायर, इनसाइड द शीट, इनसाइड द शीट। तो फॉर आर इज लेस देन डी बाई 2, इसकी बात कर रहा हूँ, जब आर की वैल्यू डी बाई 2 से कम है, क्योंकि ये डी बाई 2 हो जाएगा तो आर की वैल्यू उससे कम है। फॉर उस आर के लिए सेंटर से इस आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बेसिकली दो चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम एक फ्लैट एरिया ले लेंगे और एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। एक फ्लैट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया एक तो ये हो गया फ्लैट एरिया, और एक कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया के लिए फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की ये है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये ज़ीरो आ जाएगा। और फ्लैट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लैट के लिए आ जाएगा मेरे पास ई इंटू ए। अगर ये एरिया मैं ए मान लूँ, ए, तो ई इंटू ए और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक इधर। तो ये मेरे पास 2 ई ए आ गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू। तो क्यू इन कितना है, क्यू इन जितना अंदर चार्ज है, तो क्यू इन मेरे पास आ जाएगा रो इंटू ये जो मतलब इसकी वॉल्यूम है सिलेंडर की, टोटल चार्ज तो इतना हुआ ना इसमें, तो रो इंटू एरिया ऑफ द सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो आया 2 ई ए इज इक्वल्स टू
सिग्मा रो इंटू ए इंटू एल, एल कितना है, ये लेंथ 2r है सिलेंडर की लेंथ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ने 2 को मार लिया, तो मेरे पास बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए ने ए को मार लिया, तो आया रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। बाहर के लिए सिग्मा ही डिफाइंड है, हम सरफेस पे ही ले रहे हैं कि भाई सरफेस पे कितना चार्ज है, वो चीज़ मैटर करती है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये चीज़ को अर्न करेगी कि रो कितना है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा एक प्रूफ था। आगे हम चलते हैं, एक नया टॉपिक है, तो उस टॉपिक को देखते हैं हम। ये बिल्कुल सीबीएसई की चीज़ें हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, आप सब जानते हो, दैट इज़ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके सभी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, जो कंडक्ट नहीं कर सकते। वो कंडक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर में सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड एंड सम आर फ्री टू मूव। और तीसरे आते हैं हमारे पास कंडक्टर्स में सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन सरफेस बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री के अंदर ये सारे मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस शीट की बात करता हूँ, सपोज ये कंडक्टर की शीट है, और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सरफेस के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो कंडक्टर होता है, ठीक है। तो कंडक्टर में जो हमने पढ़ना है वो कंडक्टर पढ़ना है, बेसिकली प्योरली कंडक्टर। और मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, हमें पूरा कंडक्टर पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। तो पहली बात तो वही चीज़ आ गई, दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन सरफेस बाउंड्री में सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम एक कंडक्टर को, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बता दूंगा। मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर का स्फीयर है, कंडक्टर है, और इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, ऐसे मान लीजिए ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, और इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगा दिया, तो होगा क्या, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट लिख देता हूँ। अब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो, वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है इसका, ठीक है। एक कंडक्टर के अंदर ये पॉसिबल है। तो ये हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो अपनी ये खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ती है, और ये तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो ना हो जाए।
ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। जब मैं एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं, इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर इकट्ठे हो जाते हैं आके, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्थापित कर लेते हैं, बना लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक बढ़ता रहता है, मतलब ये अपने आप को तब तक अरेंज करते रहते हैं जब तक कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाए। जब ये चीज़ बराबर हो जाती है तो कंडक्टर की दशा कुछ ऐसे हो जाती है कि इसके अंदर अपना एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको मैं ई आई लिख लेता हूँ, और ई ओ शुड बी इक्वल टू ई आई, देयर फोर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। इफ वी प्लेस अ कंडक्टर in an electric field, then charges inside the conductor will arrange themselves in such a fashion that net electric field inside the conductor is zero. Inside the conductor is zero। ठीक है, तो मतलब कहने का कि E इंड्यूस्ड प्लस E अप्लाइड इनका सम ज़ीरो हो जाता है। तो इसको मैं और एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। When we place a conductor inside an electric field, then charges induce themselves on the boundary of a conductor, due to induction there will be electric field opposite to applied electric field called E induced। इसको मैं E I से लिख लेता हूँ। Suppose we have an electron, the force on electron due to E naught will be towards लेफ्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने अंदर रख दिया और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और सॉरी फोर्स होगी, एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू E induced will be towards right। तो हम कह सकते हैं देयर इज नेट ज़ीरो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास सिंपल सी ये बात है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। यहाँ पे हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, और ड्यू टू द अबव पॉइंट
ड्यू टू द अबव पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब हर एक जगह का पोटेंशियल सेम है। तो ड्यू टू अबव पॉइंट वी कैन से दैट conductor can act as an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है। हमने पढ़ा था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, एक होता है स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल और एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमने ये भी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे कट करती हैं। तो ड्यू टू द अबव पॉइंट, इस पॉइंट के कारण, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल है इसलिए ड्यू टू द अबव पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट और गोइंग इन विल बी नॉर्मल टू सरफेस। तो मतलब वो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आईआईटी ने पूछा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप बता सकते हो। मतलब मान लीजिए कि उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये कंडक्टर है और उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये ऐसे, और ऐसे जाने के बाद वो मान लीजिए इस सरफेस को 90 पे छोड़ती है, ऐसे ये एंगल 90 डिग्री है सरफेस से बनाता हुआ ऐसे। तो दूसरा ये ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था कि ये ऐसे लाइन आए और ऐसे 90 पे जाए, ये एंगल मान लीजिए 90 है, और ऐसे छोड़ के और ऐसे जाए, ये भी एंगल मान लीजिए 90 है ऐसे। और तीसरी लाइन है जो वो सीधी आती है और ऐसे निकल जाती है। तो ये ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो या तो सी सही है या तो डी सही है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस को 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये जेई ने पूछा था 2002 में, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको एप्लीकेशंस और चीज़ें सब कुछ ध्यान से पढ़नी होती हैं, और कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर और आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पूछा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हमारे पास एक ऐसे स्फीयर है और यहाँ पे ये सेंटर है, इसका सेंटर से ये 3 मीटर की दूरी पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, ए मान लेते हैं। और यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे, और ये मान लीजिए 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी पे एक चार्ज क्यू रखा गया है। तो आपको ए पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। अब देखिए ये एक कंडक्टर है और जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ऐसे चार्ज रखने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा और ये पूरे का पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वी नो सोल्यूशन है इसका, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये जो Q है, Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, ऐसे है। ये EO हो गया, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा? इसको अपोज करने के लिए EI। ठीक है, तो इसका मतलब है दैट
जो ई नेट है दैट इज ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई आई, इसके बराबर हो गया। और ई नेट ज़ीरो है, ठीक है, ई नेट ज़ीरो, इसका मतलब ई अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई इंड्यूस्ड, ये आ गया मेरे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड और अप्लाइड दोनों इक्वल होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, जो दिख रहा है ये नेगेटिव का मतलब है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो देखिए अगर ये 4 है ये 3 है तो सिमेट्री से ये मैं फाइंड कर सकता हूँ कि दिस विल बी 5 मीटर। तो मेरे पास आ गया के क्यू अपॉन 5 स्क्वायर आ गया 25, इसका मतलब ई इंड्यूस्ड आ गया माइनस टाइम्स के क्यू अपॉन 25, ठीक है। मतलब जो अप्लाइड है वो इधर आ जाएगा के क्यू अपॉन 25, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 25 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें फाइंड पोटेंशियल एट ए। हमारे पास एक स्फीयर है और ये छोटा सा पॉइंट है जो जस्ट इनसाइड है, ए इज जस्ट इनसाइड द सरफेस, जस्ट इनसाइड द सरफेस। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। और ये सेंटर है और यहाँ पे आर है, ठीक है, ये आर रेडियस है, मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है और यहाँ पे चार्ज क्यू बैठा है, ठीक है। तो आपको इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा था, इस सेंटर को सी मान लेता हूँ। सॉल्यूशन एज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो पूरे का पूरा कंडक्टर है ये इक्विपोटेंशियल होगा ना, हमने अभी पढ़ा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। तो मैं पहले पोटेंशियल एट सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट सी मैं मुझे ये पता है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो मतलब पोटेंशियल एट सी होगा जो, वो एक तो क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है और एक इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस होके बैठे हैं उनकी वजह से। तो ये आ गया मेरे पास। बट वी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं, ये सारे नेगेटिव आर डिस्टेंस पे बैठे हैं, ये सारे पॉजिटिव आर पे बैठे हैं, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस के क्यू अपॉन आर और इसकी वजह से पॉजिटिव के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वी इंड्यूस तो ज़ीरो है। दिस इम्प्लाइज वी एट सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी, ये आ गया। मतलब इस Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन डी। अब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट सी बराबर है, तो VA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VA की जगह पे मैं लिख सकता हूँ VC दैट इज के क्यू अपॉन डी। तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, VQ की वजह से। तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो के, ये मतलब ये डिस्टेंस है के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वी इंड्यूस्ड।
ठीक है। तो वी ए पे जो पोटेंशियल था वो एक क्यू की वजह से पोटेंशियल है और एक इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है। तो के क्यू पॉन डी, ये वी ए और वी सी बराबर है, पहले हमने वी सी निकाल लिया, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया, फिर ए की वजह से, क्यू की वजह से ए पे पोटेंशियल ये आ गया और वी इंड्यूस्ड मेरे पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो वी इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से ए पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू पॉन डी माइनस के क्यू पॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, कुछ और चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़, नया पॉइंट है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर का। व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, जब आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट resides on its surface। मतलब कहने का कि एक कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज दे दिया, ऐसे क्यू चार्ज दे दिया, तो वो सारे का सारा चार्ज है जो वो इसके सरफेस पे बैठ जाएगा, कि अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं जाता। देखिए क्यों, मान लीजिए कि हमने ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लिया जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ये गॉसियन सरफेस है हमारा, रेड कलर का गॉसियन सरफेस, और हमें गॉस लॉ आता है, वो है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ई वेक्टर है जो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, कंडक्टर इज ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज ज़ीरो, ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज क्यू इन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब अंदर भी चार्ज ज़ीरो है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो नेट चार्ज मतलब अंदर कितना गया, ज़ीरो। इसका मतलब सारे का सारा चार्ज कहाँ पे रिजाइड करता है, बाहर सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब मैं एक कंडक्टर को चार्ज देता हूँ तो वो पूरे का पूरा सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक चीज़ और है, मान लीजिए मेरे पास ऐसे गोल मटोल स्फीयर है, तो सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर आ जाएगा इसके। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर मेरे पास ऐसा कंडक्टर है, तो ये जो शार्प एजेस होती हैं, यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 1 है, तो यहाँ पे होगा सिग्मा 2, सच दैट सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो मतलब जब भी चार्ज हम किसी कंडक्टर के ऊपर, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहने का मतलब है कि जो सिग्मा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर वो शार्प एजेस होंगी, तो शार्प एजेस हैव मोर चार्ज डेंसिटी, मतलब शार्प एजेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होती है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, मतलब ये छोटी सी कर्व का जो रेडियस है वो आर सी ये आ गया, और बड़ी वाली कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर पे चार्ज देता हूँ, और अगर वो कंडक्टर ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप का है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म शेप का है तो शार्प एजेस पे ज़्यादा चार्ज होता है, और जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, उन पे चार्ज कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसीलिए जितनी भी आपने अप्लायंसेस देखे हैं, मोटर है, कुछ ऐसी चीज़ें और हैं,
तो वो गोल मटोल होती हैं सारी, ताकि उन पे एक जगह पे ज़्यादा चार्ज इंडक्शन ना हो, नहीं तो एक ही जगह पे चार्ज आ जाएगा सारा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए, और जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।